हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोर नंबर 78 शुभ प्रसंग। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पे गणेश अपनी गेंद के साथ खेल रहे थे और काफ़ी भाग दौड़ कर रहे थे। अब गणेश जो थे वो अभी छोटे थे और गणेश का चेहरा हाथी का है और उनका जो शरीर है वो काफ़ी मोटा है और साथ ही उनका पेट भी काफ़ी बड़ा है। अब ऐसे शरीर के साथ जब वो दौड़ भाग कर रहे थे तो उनका बॉडी पोस्चर काफ़ी फ़नी लग रहा था और जो चंद्र है जो काफ़ी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है वो गणेश के बॉडी पोस्चर को देख करके काफ़ी हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। इस बात से गणेश को काफ़ी गुस्सा आ गया और गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज के दिन जो भी आपको देखेगा उस पर चोरी का आरोप लगेगा। उस समय चौथ थी, चौथ मतलब 4। तो आज भी चौथ की रात का जो चंद्रमा होता है उसे सब अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, कोई भी चंद्रमा की तरफ नहीं देखता। और कभी कोई गलती से चौथ की रात का चंद्रमा को देख लेता है तो किसी न किसी वजह से उस पर चोरी का आरोप लगता है। अब हम हस्तिनापुर की बात करें तो हस्तिनापुर के राजा आयु का जो पुत्र है नहुष, वो अब बड़े हो चुके थे, उनकी शिक्षा भी पूरी हो चुकी थी। एक बार नहुष जंगल में शिकार करने गए। अब वो जो है उसी जंगल में गए थे जहाँ अशोक सुंदरी बैठकर तपस्या कर रही थी। अब नहुष ने अभी तक ऋषि मुनियों को तो तपस्या करते देखा था, ये फर्स्ट टाइम था जब वो किसी कन्या को तपस्या करते देख रहे थे। तो उत्सुकतावश वो उसके सामने जाके खड़े हो गए। अब अशोक सुंदरी ने प्रण लिया था कि जब तक नहुष विवाह योग्य नहीं हो जाते और वो खुद मेरे सामने आके खड़े नहीं होते तब तक मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। और नहुष जैसे ही उनके सामने आके खड़े हुए, अशोक सुंदरी ने अपनी आंखें खोल ली। तो नहुष को लगा कि शायद उनकी वजह से इस कन्या की तपस्या भंग हो गई, तो उन्होंने सबसे पहले क्षमा मांगी और उनसे उनका परिचय मांगा। तो अशोक सुंदरी ने अपना पूरा परिचय दिया और उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, इसलिए मैंने अपनी आंखें खोली। ऐसा कह के एक थोड़ा सा छोटा सा मतलब जो है ना, एक दूसरे से मीटिंग हुई और इस तरह से दोनों अपने अपने घर चले गए। अब अशोक सुंदरी अपनी तपस्या पूरी करके आई थी तो ये कैलाश पे काफ़ी खुशी का माहौल था और वो पहली बार गणेश से भी मिली थी। और जब कार्तिकेय को पता चला कि अब उनकी बहन की भी तपस्या पूरी हो चुकी है तो वो भी कुछ दिनों के लिए कैलाश पर रहने के लिए आ गए अपनी फैमिली के साथ। अब जो है हस्तिनापुर में राजा आयु ने और उनकी पत्नी ने विचार किया कि अब उनका बेटा बड़ा हो चुका है तो अब उनको अपने बेटे नहुष का विवाह करवा देना चाहिए। उस समय हस्तिनापुर के राजपुरोहित जो थे वो भारद्वाज ऋषि थे। तो उन्होंने भारद्वाज ऋषि से कहा कि नहुष के लिए कोई योग्य कन्या का चुनाव करें। अब जो भारद्वाज ऋषि है उन्होंने नहुष की कुंडली, जितनी भी शादी के योग्य कन्याएं थी, जितनी भी कैंडिडेट बोलते हैं ना वो थी, उन सब के साथ उन्होंने नहुष की कुंडली जो मिलाई। वो आज भी हम करते हैं कि जब किसी की शादी करनी रहती तो जितने भी रिश्ते आते हैं उन सबके साथ कुंडली मिलाते हैं और फिर शादी डिसाइड करते हैं। तो भारद्वाज ऋषि ने राजा आयु से कहा कि नहुष की कुंडली शिव और पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी के साथ मिल रही है और इन दोनों का विवाह होना उत्तम रहेगा। तो ये तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी कि साक्षात शिव पार्वती की बेटी के साथ नहुष की शादी हो रही है। इसलिए राजा आयु अपने राज पुरोहित, अपने सभी मंत्री, सेनापति वगैरह, पूरे राज्य के जो सम्मानीय व्यक्ति, उन सबके साथ में पूरे रिस्पेक्ट के साथ कैलाश पर्वत गए और अशोक सुंदरी के लिए अपने बेटे नहुष का विवाह प्रस्ताव लेकर, और इस प्रस्ताव को शिव और पार्वती ने एक्सेप्ट किया। और जिस प्रकार से आर्य पद्धति से शिव और पार्वती का विवाह हुआ था उसी प्रकार से उनके मुहूर्त निकाले गए, सारी रस्में कंप्लीट की गई और पूरे विधि विधान के साथ जो है अशोक सुंदरी और नहुष का विवाह हुआ और शिव और पार्वती ने अशोक सुंदरी का कन्यादान किया। और इसके बाद वो कैलाश से विदा होकर के हस्तिनापुर आई और हस्तिनापुर की महारानी बनी। अब अशोक सुंदरी जो है वो शिव और पार्वती की बेटी थी, उसके अंदर सारे अच्छे गुण थे, सारे अच्छे संस्कार थे और वो हर प्रकार से परफेक्ट थी। और अशोक सुंदरी ने जो है अपनी हस्बैंड की, अपने पति की सबसे अच्छी तरीके से देखभाल की, अच्छे अपने सारे धर्म, अपने सारे कर्तव्य पूरे किए और हर कदम पर उनके साथ में उनकी जो बोलते हैं ना सहभागी बन के रही। साथ ही अपने सास ससुर की अच्छे से सेवा की, उनको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया। और इन सब के साथ साथ वो हस्तिनापुर की महारानी बन करके जो हस्तिनापुर की जो प्रजा है उनका भी पालन पोषण किया और इतनी गुणी और इतनी संस्कारी
कन्या को अपनी बहू के रूप में पाकर नहुष के माता पिता और इतनी गुणी पत्नी को पाकर नहुष जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न हुए। और समय के साथ सबसे पहले अशोक सुंदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ययाति रखा गया। और ययाति के बाद हर 2-2 साल के अंतराल में अशोक सुंदरी ने 100 पुत्रियों को जन्म दिया। उनकी 100 बेटियां थी। तो यहाँ पर उन्होंने एक साथ 100 बेटियों को जन्म नहीं दिया, वो अपने जीवन काल में 101 बार प्रेग्नेंट हुई और 101 बार उन्होंने बच्चों को डिलीवर किया, जिसमें से सबसे पहला बेटा जो था वो ययाति था और उसके बाद उनकी 100 बेटियां हुई। और इन 100 बेटियों का जो विवाह था वो भगवान विष्णु के जो अंश अवतार थे ऋषभ, उनके जो 100 बेटे थे उनके साथ इन 100 बेटियों का विवाह हुआ था। और विवाह के बाद उनके जो 100 बेटे थे वो पूरी पृथ्वी पे अलग अलग स्थानों पे जाकर के निवास करने लगे। और ऋषभ ने जो एग्रीकल्चर का स्टार्ट किया था, मतलब खेती का आविष्कार किया था, तो इन 100 बेटों ने अलग अलग स्थानों पे जो अलग अलग जलवायु था, अलग अलग मिट्टी थे, अलग अलग जो वेदर था, उन सब के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या उपजाऊ हो सकता है, क्या कौन सी फसल पकाई जा सकती है, ये सब आविष्कार करके पूरी पृथ्वी पर धन धान्य भर दिया था। क्योंकि हर जगह की अलग खासियत होती है, हर जगह पे सब चीज़ नहीं उग जाती, हर जगह अलग अलग चीज़ें उगती है। तो इस अलग अलग चीज़ों के हिसाब से जो है खेती को पूरी पृथ्वी पे खेती का मतलब को बढ़ा दिया था। और खेती करने के माध्यम से सभी का पालन पोषण अच्छे से किया था। और इस प्रकार से जो अशोक सुंदरी थी उन्होंने सबसे बेस्ट मैरिड लाइफ स्पेंड की थी। तो आज की स्टोरी हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय।